बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। अभी हमें बहुत थोड़े स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। बेटा एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं आज की क्लास के अंदर कि इस दफ़ा बेटा जो आपकी अटेंडेंस है ना वो मैटर करेगी। ये ध्यान से निकाल दें कि शायद लास्ट टाइम आप लोगों की अटेंडेंस जिस तरह कंसिडर नहीं किया गया था, तो लास्ट टाइम इश्यूज और थे। अब तो सेमेस्टर के शुरू से आपको बता दिया गया कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन होनी है, तो बी केयरफुल। आप लोगों की अटेंडेंस बेटा मैटर करेगी। अगर अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो आप लोग पेपर में अपेयर नहीं होंगे, एग्जाम में अपेयर नहीं होंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा और ये बाकी लोगों को भी क्लियरली बता दें कि क्लासेस अगर लेनी है तो सीरियसली लें और अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल क्लासेस लें। अगर कोई चेंज होगी तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड कर देता हूँ कि क्लास अगर कोई चेंज होती है हमारी तो। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं मजीद वेट नहीं करूंगा, काफ़ी वेट कर लिया हम लोगों ने। ओके बेटा, लास्ट क्लास के अंदर जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको सब्जेक्ट के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। उसमें हमने डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था आई थिंक सो, और हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था जिसके अंदर उसके डिसीजन एरियाज को डिस्कस किया था। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास बेटा, एनी वन ऑफ यू, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा उस लेक्चर का भी दोबारा। और अभी जो आपकी क्लासेस हो रही हैं, पहले लास्ट क्लास मैंने कंबाइन ली थी, लेकिन अब आपकी क्लासेस वैसे ही होंगी जैसे आपके टाइम टेबल के मुताबिक है। मॉर्निंग के साथ अलग होंगी, इवनिंग के साथ मैं अलग क्लास लूंगा। तो आप बताएं बेटा, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, एनी वन ऑफ यू लास्ट क्लास में से। सर आपने कहा था कि आप स्लाइड शेयर करेंगे, तो वो आज आप करेंगे शेयर? हाँ जी बेटा, आज मैं आपको स्लाइड्स अभी ओपन भी करूंगा आपके सामने, लेक्चर भी दूंगा उसके ऊपर, फिर वही चीजें आपके साथ शेयर भी हो जाएंगी। लास्ट टाइम तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ओके दिया था। सर। लास्ट टाइम तो बेटा मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन हाँ दिया जी। था, आज मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा कि चीजें क्या होती है और कैसे हम इसको लेके चलना है। इसीलिए मैंने वो क्लासेस सेपरेट ओके कर बना सर। दोबारा, कि वो दोनों कंबाइन करने से ना वो रश बहुत पड़ जाता था। जी। जी चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर मैं अभी आपके सामने ओपन करता हूँ। ओके बेटा, नजर आ रहा है आपको? स्लाइड नजर आ रही है बेटा सबको? यस सर, ओके यस सर, आ रही है नजर। ओके, अब मैं जी बेटा सर आ रही हैं। ओके अब मैं स्टार्ट करूंगा, साथ साथ मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करूंगा जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उसी से हम स्टार्ट करेंगे और इसको प्रॉपर लेके चलेंगे इस तरह लेक्चर वाइज। तो बेटा हमारा सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इसके अंदर कि व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। जी कौन बताएगा बेटा व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फाइनेंस क्या होता है, और फिर हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। जी एनीवन? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया थी चीजें सारी बेटा, लेकिन मैं यहीं से दोबारा शुरू करूंगा ताकि थोड़ा सा आप लोगों को चीजें रिवाइज हो जाए कि हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। याद रखिएगा बेटा, मैंने लास्ट टाइम ये बोला था क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये बात ध्यान में रखिए आप लोग, बार बार मैं ये बात बार बार फोकस कर रहा हूँ। इट मीन्स कि जो लास्ट क्लास हुई होती है उसको पढ़ के उसको देख के आया करें। लिंक आपके साथ शेयर हो जाया करेगा क्लास के बाद। ये रिकॉर्डेड जो वर्जन है ये भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, जो रिकॉर्डिंग हो रही है। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि हमने फाइनेंस को कैसे करना है, यानी कि हमने फंड कैसे जनरेट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे उसकी मैनेजमेंट करनी है, कैसे अर्निंग करनी है। सर फाइनेंस मैनेजमेंट में सिर्फ पैसा ही नहीं होता, इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, इसमें हमारी कम्युनिटी, इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर होल्डर, हर कोई इसमें आ जाता है। बिल्कुल सही बोला बेटा। बेसिकली फाइनेंस मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि फाइनेंस फंड्स तो होते ही होते हैं, पैसा तो होता ही होता है, लेकिन इसमें मैंने बोला था कि ऑल द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो दोनों की मैनेजमेंट है उसको बेटा हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो डेफिनेशन बताई थी सिंपल, वो यही बताई थी, द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर मैंने बताया था कि आपके पैसे वगैरह आ जाते हैं। नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर प्लान करना है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे जनरेट करना है, ये सारी की सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेसिकली हम मैनेज कैसे करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था डिसीजन एरियाज ऑफ एफएम। ओके, मैंने आपको तीन किस्म के बेटा डिसीजन बताए थे।
The first one is financing, second one is investment, and third one is asset management. ये लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैंने जुबानी कलामी आपको बताया था, आज थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल भी बताऊंगा इनके बारे में। ओके, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि इसमें हम 2 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन बेटा उसमें ये होता है कि हाउ मच मनी वी आर नीडेड। अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ पैसा चाहिए, आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो पहला क्वेश्चन फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर ये आता है कि कितना पैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो मुझे प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे 1 मिलियन चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए। ओके, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया 1 मिलियन। सेकंड क्वेश्चन बेटा ये आता है कि फ्रॉम वेयर, कि ये पैसा कहाँ से आएगा। देखें, अब आपने पैसा 1 मिलियन कहाँ से आएगा। अब दो मेजर सोर्सेज होते हैं बेटा। एक होता है आपका, या तो आप लोन ले लें, और लोन को बेटा हम क्या बोलते हैं, डेट लेना। आप लोगों ने एफएम बिजनेस फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ना। हाँ जी सर, पढ़ा हुआ है। हाँ, उसमें भी ये चीजें आपने डिस्कस की होंगी। तो बेटा पहला सोर्स होता है कि पैसा कहाँ से आएगा। पहला सोर्स ये है कि आप लोन ले सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में अप्लाई करेंगे और बैंक में आप कहते हैं जी मुझे 1 मिलियन का पैसा चाहिए, तो बैंक आपको 1 मिलियन का जो है वो डिपॉजिट दे देगा। दिस इज कॉल्ड डेट फाइनेंस, यानी लोन ले लिया। सेकंड बेटा आपके पास जो सोर्स होता है वेयर के अंदर, वो होता है आपके पास इक्विटी फाइनेंस। अच्छा, अब इक्विटी फाइनेंस क्या होता है कि ऑनर जो पैसा अपनी पॉकेट से लगाता है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल एक कंपनी को 1 मिलियन चाहिए, तो बेटा इसके लिए एक तो या तो बैंक से लोन ले लिया जाए, या फिर मार्केट में शेयर्स ऑफर कर दिए जाए। अब आपने शेयर्स भी पढ़े होंगे क्या होते हैं, ये मैंने थोड़ा सा लास्ट टाइम आप लोगों को बताया भी था क्या होते हैं शेयर्स वगैरह। अब या तो बेटा ऑनर जो है वो क्या करेगा, यानी जो कंपनी है वो मार्केट में शेयर्स ऑफर कर देगी। अब जब मार्केट में शेयर्स ऑफर किए जाएंगे, तो बेटा याद रखिएगा कि जो पर्सन शेयर को खरीदता है वो शेयर होल्डर कहलाता है, और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। ये तो पता है ना शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। ये मैं वैसे आपको डिटेल बताऊंगा अभी आगे जाके फर्दर क्लासेस के अंदर, लेकिन अभी सिर्फ ये ध्यान में रखें कि हर वो पर्सन जो किसी कंपनी का शेयर खरीदेगा वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में आपने क्या डिसाइड करना है, हाउ मच मनी यू आर नीडेड। नंबर 1, कितना पैसा चाहिए, एंड नंबर 2, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस मनी, ये पैसा कहाँ से आएगा। हम 2 सोर्सेज हैं, या तो आप बैंक से लोन ले लें या फिर आप इक्विटी ले लें। अब बेस्ट डिसीजन हमारा क्या होगा, हम उस सोर्स की तरफ जाएंगे जहां पे कंपनी को कॉस्ट कम से कम बियर करनी पड़े, यानी कंपनी का खर्चा कम से कम आए। अगर कंपनी को लगता है कि हमें लोन लेना बेहतर है, यानी हमें लोन का जो है वो लेंगे तो उसमें हमें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो कंपनी लोन की तरफ मूव कर जाएगी। लेकिन अगर कंपनी को ये लगता है कि अगर हम मार्केट में शेयर्स ऑफर करेंगे तो वो करना हमारे लिए बेहतर है, तो बेटा शेयर्स के ऊपर कंपनी क्या देती है भला, आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने। सर डिविडेंड। डिविडेंड देती है शेयर्स के ऊपर। और डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी को प्रॉफिट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान तकसीम करती है, तो जितनी अमाउंट आपको मिलेगी प्रॉफिट की, दैट अमाउंट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो अब कंपनी ये डिसाइड करेगी कि हमें डिविडेंड देना सूट करेगा या हमें इंटरेस्ट देना सूट करेगा। तो बेटा अगर आप इसको प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने बेटा विदाउट सोचे समझे बैंक से लोन उठा लिया, पता चला यार कि बैंक के तो इंटरेस्ट ही बहुत हाई थे, हमें इक्विटी की तरफ जाना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल सही तरह से प्ले नहीं किया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, जिसमें हमने डिसाइड करना है हाउ मच मनी एंड फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस मनी। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, सेकंड डिसीजन में आते हैं बेटा, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन आते हैं जी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर भी आपको बताता हूँ, इसमें हम क्या लेते हैं, सिलेक्टिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यानी फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है। अब प्रोजेक्ट ए, बी और ये सी मैंने लिखे। फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो कोई
टेक्सटाइल मिल लगाना चाह रही है, कंपनी जो है वो कोई प्लांट लगाना चाह रही है, कंपनी जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही है, एंड सो ऑन। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या करेंगे, हम इन प्रोजेक्ट्स का आपस में एनालिसिस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि इनमें से बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, कि क्या वेदर ए इज मोर सुटेबल, बी इज मोर सुटेबल और सी इज मोर सुटेबल। मैं आपको आगे फर्दर जब हम आगे लेक्चर्स में जाएंगे, लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि इसके ऊपर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के नाम से। उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करेगी तो किस बेस पे करेगी, बी सिलेक्ट करेगी तो किस बेस पे करेगी, और सी सिलेक्ट करेगी तो किस बेस पे करेगी। हम एनालिसिस करेंगे, हमारे पास कुछ आंसर्स आएंगे, उन आंसर्स को हम मैच करेंगे और मैच करने के बाद देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें सूट करता है। अगर बेटा आप एनालिसिस करने के बाद किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है वो अच्छी तरह से प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर बेटा आप विदाउट एनी एनालिसिस कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं ए, बी और सी में से, तो वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, वो फेलियर भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो चांसेस ऑफ फेलियर्स भी इंक्रीज होने के बढ़ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो रिस्क लेना चाहिए वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। कैलकुलेटेड का मतलब है एनालिसिस करने के बाद कि मैक्सिमम हमें कितना लॉस हो सकता है, तो वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर के अपनी गेस वर्क के ऊपर चले। तो अगर बेटा आप एनालिसिस करने के बाद डिसीजन लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं। अंडरस्टैंड बेटा? Yes, sir. थर्ड वन हमने डिस्कस किया था एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। एसेट्स मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हर वो चीज जो कंपनी ओन करती है वो उसके एसेट्स कहलाते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया था करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स। तो एसेट मैनेजमेंट के अंदर हमने ये डिसाइड करना होता है कि विच एसेट कॉम्बिनेशन कि कौन सा एसेट मिक्स है जो हमारे सबसे ज्यादा सूट करेगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो हम यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि उस 1 लाख में से हमने करंट एसेट्स में कितने पैसे रखने हैं और हमने फिक्स एसेट्स में कितने पैसे रखने हैं। तो बेसिकली जो एसेट मैनेजमेंट डिसीजन होता है उसमें हम यही डिसाइड करते हैं कि विच एसेट मिक्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द कंपनी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो आजकल जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर जो पैसे हैं वो करंट एसेट्स में रख रही हैं, मीन कैश की फॉर्म में पैसा रिजर्व कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में दोबारा लॉकडाउन हो जाए तो हमने सैलरियां कैसे देनी है, हमने अपने बिजनेस को कैसे रन करना है। तो वो मजीद इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जा रही, वो मजीद एसेट्स परचेज करने की तरफ नहीं जा रही, बल्कि पैसे को होल्ड कर रही है। लेकिन जब ये हालात बेहतर होते हैं तो कंपनी पैसा होल्ड करने की बजाय पैसे को री इन्वेस्ट करना बेहतर समझती है। तो बेसिकली ये जो एसेट मैनेजमेंट डिसीजन है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं और मॉडिफाई होते रहते हैं। तो ये डिसाइड करना कि विच एसेट मिक्स इज द मोस्ट सुटेबल एसेट मिक्स फॉर द कंपनी फॉर करंट सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। तो अगर बेटा आप इसको प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे तो आप अपने एसेट्स को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर नहीं लेके चलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अपने एसेट्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं। अगर बेटा आप ये तीनों डिसीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है वो बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहे हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। और ये बेटा 3 चीजें हैं। अब इन 3 चीजों में देख लो पूरी कंपनी मैनेज हो रही है, फाइनेंसिंग भी मैनेज हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी मैनेज हो रही है और एसेट्स भी मैनेज हो रही है। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनी वन ऑफ यू बेटा, एनी क्वेश्चन? सर ये CA प्लस FA क्या है? सॉरी, CA प्लस FA क्या है? ये मैंने वो लिखे थे करंट एसेट्स और फिक्स एसेट लिखे थे। ये कंपनी के 2 तरह के एसेट्स Okay. होते हैं, वो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया था, वो मैं साथ साथ बोल रहा था। चलिए मैं ये लिख भी देता हूँ ये, और ये बेटा चीजें सारी आपकी रिकॉर्डिंग में भी आ जाएंगी। अगर कोई मसला हो आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी आप जी पूछ सर। सकते हैं, कोई इशू नहीं, पूछने में कोई इशू नहीं है, बेशक 10 दफा पूछें। जी, और बेटा इसके अलावा कोई क्वेश्चन? चले, ये तो बेटा क्लियर हो गई। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा स्लाइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। ओके बेटा, इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है गोल ऑफ अ कंपनी। दिस इज गोल ऑफ अ फर्म जो लिखा हुआ है। अच्छा चलें बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी बिजनेस का गोल क्या होता है, तो क्या गोल होगा किसी बिजनेस का? कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं उसका मेन गोल क्या होगा? Earn profit. अर्न प्रॉफिट, ऐसे ही है। तो किसी भी बिजनेस का बेटा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट सिर्फ अर्न करना नहीं होता, बल्कि कोशिश होती है कि हर साल प्रॉफिट में क्या हो? इजाफा हो, यानी हर साल उसकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द गोल ऑफ एनी बिजनेस।
तो किसी भी बिजनेस का जो मेन गोल होता है बेटा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अच्छा, अब अगर मैं अगली स्लाइड्स पे जाऊंगा तो वहां पे एक वर्ड यूज किया जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। अच्छा, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी उसके बाद मैं वापस स्लाइड के ऊपर जाऊंगा। तो किसी भी कंपनी का जो मेन गोल होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स की दौलत में इजाफा होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है, इस गोल का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। उससे पहले अब आप मुझे बताएं व्हाट इज बिजनेस। ये भी शायद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट टाइम। बिजनेस क्या होता है? एनी लीगल एक्टिविटी। कोई भी लीगल एक्टिविटी है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिल्कुल, की जाए वो बिजनेस है। कोई भी एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बेटा करते हैं दैट इज कॉल्ड बिजनेस। लीगल वर्ड शुड बी यूज। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो लीगल वर्ड है वो हमेशा आपने यूज करना है, क्योंकि हर एक्टिविटी बिजनेस नहीं होती। जिस तरह स्मगलिंग है, या जिस तरह आप कह लें, मैंने कैसीनो की एग्जांपल दी थी कि जो कैसीनोज हैं वो मे पॉसिबल पाकिस्तान के अंदर इलीगल है, लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे वो एक लीगल बिजनेस है। फिर हमने 3 किस्म के बिजनेसेस डिस्कस किए थे। मैंने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर बेटा वापस आना है, उसके लिए मैं ये सारा कुछ थोड़ा सा आपके लिए स्टेज तैयार कर रहा हूँ कि इसमें हमने कैसे वापस पे आना है। पहला हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। जी, पहला बिजनेस की टाइप से सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप? वन बाय वन पढ़ते जाते हैं, मैं लिखते जाऊंगा साथ साथ। जी, जिसमें एक ओनर होता है। ओके बेटा, इसको हम बोलते हैं सिंपल अल्फाज के अंदर वन मैन शो। वन ओनर, वन मैन। यानी एक ही ओनर होता है, वही प्रॉफिट वही लॉस का जो है वो जिम्मेदार होता है, सारे के सारे प्रॉफिट सारे के सारे लॉसेस उसी ने बियर करने होते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट बेटा और आता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटीज। तो क्या होती है बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज? सर सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है कि अगर उसे कोई नुकसान हो जाए को, तो एक ही वाहद मालिक होता है, तो उसकी जाती प्रॉपर्टी भी सेल आउट हो जाती है, उस लॉस को जी बियर बेटा करती है। रिपा, आप बोलना चाह रही थी। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में ये होता है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाती है, अगर कोई भी रिस्क है सारा रिस्क आप। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, सही बोला, आप दोनों ने सही बोला बेटा। तो बेसिकली सही है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट। ये जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं ओनर्स की, वो पेमेंट की रिस्पांसिबल होती हैं। जब तक वो पैसे वापस नहीं करेगा तब तक उसकी जान नहीं छूटेगी। ओके, सेकंड टाइप बेटा हमारे पास आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बेटा क्या होता है, टू और मोर देन टू पर्सन रन अ बिजनेस। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस को रन करते हैं उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है पार्टनरशिप डीड का। ये क्या होता है? सर पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसपे सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट ड्यूटीज लिखी होती हैं। ओके, सर ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इसमें रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, किस मालिक को कितना हिस्सा होगा, किसको कैसे प्रॉफिट मिलेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन ऑन दिस लीगल पेपर, एंड दिस लीगल पेपर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको हम डीड या एग्रीमेंट का नाम देंगे। अच्छा, पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटीज होती हैं बेटा वो क्या होती हैं? सर लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अच्छा, अनलिमिटेड होती हैं या लिमिटेड होती हैं? जी रिबा बेटा। सर अनलिमिटेड होती है। ओके हनान बेटा आपका हो गया जी। अनलिमिटेड। लिमिटेड, वाई लिमिटेड? अनलिमिटेड वो क्यों बेटा? उसमें अनलिमिटेड उसमें दो या दो से ज्यादा सर इनकी ओनर्स। भी। जी जी, बोले बोले। सर दो या दो से ज्यादा ओनर्स तो हैं, उन सब में लॉस होगा। अगर प्रॉफिट है वो भी उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर लॉस है वो भी और अगर सब बिजनेस, बियर ये करेंगे। तो बता दिए, अगर बेटा बिजनेस फेल हो जाता है, किसी के पास पैसे नहीं बचते, तो फिर सर कैसे पैसे पेमेंट होगी? अगर सभी मतलब लोग पैसे पे करने की पोजीशन में नहीं होते फिर क्या होगा? इनके पर्सनल प्रॉपर्टी तो दी फिर जाएगी। ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज नहीं होगी? रिस्पॉन्सिबल है पे करने। हाँ जी, अनलिमिटेड है, सॉरी। हाँ जी, तो बेटा बाय डिफॉल्ट जो होती है, सुन लें, बाय डिफॉल्ट जो होती है वो पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। मीन दैट के जितने भी ओनर्स हैं सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है, लेकिन
इसके अंदर एक आप ऐड कर सकते हो जिसका नाम है लिमिटेड पार्टनर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2 या 3 लोग आपकी क्लास में से एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सर आप हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ पार्टनर बन जाए। मैंने कहा ठीक है यार, मैं पार्टनर बन जाता हूँ, लेकिन अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो ठीक है, जो मैंने पैसे दिए वो तो मेरा नुकसान है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करूंगा, ये बात एग्रीमेंट में लिखो। अब अगर तो सारे लोग विलिंग हो गए, उन्होंने ये बात एग्रीमेंट में लिख दी, तो मैं कौन सा पार्टनर बन गया? मैं लिमिटेड पार्टनर बन गया। यानी इट मींस कि अगर खुदा ना खासा बिजनेस फ्लॉप होता है तो मेरी प्रॉपर्टीज नहीं बिकेंगी, बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी? सेल आउट होंगी। तो पार्टनरशिप के अंदर हम लिमिटेड पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट बेटा किसी ना किसी को अनलिमिटेड करना पड़ेगा, चाहे वो एक पार्टनर हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज बाय डिफॉल्ट होती। अंडरस्टैंड बेटा? एनी ओके क्वेश्चन? सर। ओके, अब आते हैं No, मेन sir. चीज बेटा जिसके ऊपर मैंने आना था, कंपनी के ऊपर, जिसको हम डिस्कस करेंगे। गोल ऑफ अ कंपनी की तरफ लेके जाना है मैंने आपको। क्या होती है कंपनी? बाकी लोग भी बेटा पार्टिसिपेट करें, सिर्फ 2 लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। जी बताएं बेटा, आप में से बताएं कंपनी क्या होता है? में 2 से ज्यादा पार्टनर हो। लुकमान बेटा थोड़ा सा अपना माइक अपने पास करें, जरा मुंह के पास करें, आवाज थोड़ी आ रही है। सर, जी जी बेटा, जहाँ 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करें, वो तो ये पार्टनरशिप भी हो क्या सकता है। होता है? फिर पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप में सर 2 लोग होते हैं। तो 2 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। जी सर, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर तो कंपनी में भी सर 2 से ज्यादा लोग ही होते हैं। अच्छा चले मैं आपको गाइड कर देता हूँ बेटा। जो कंपनी होती है बेसिकली, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसकी डेफिनेशन ये होती है, आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करने का मतलब, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप कहते हैं पेप्सी कंपनी, जिस तरह आप कहते हैं कोक हो गया, नेस्ले हो गया, ये कंपनी है। अब इसमें बहुत से मेंबर्स होते हैं। फर्क क्या होता है कंपनी के अंदर? फर्क बेटा ये होता है, एक होती है मैनेजमेंट और एक होती है आपकी ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? वही बंदा मालिक था और वही बंदा जो था वो ऑनर था, यानी वही मैनेजर है और वही बंदा ऑनर है। पार्टनरशिप के अंदर क्या है? वही लोग मालिक हैं और वही लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं, वही लोग मैनेजर्स हैं। लेकिन कंपनी में ऐसे नहीं होता। कंपनी में मैनेजमेंट सेपरेट होती है और ओनरशिप सेपरेट होती है। ओनरशिप में क्या आता है? हर वो पर्सन जो कंपनी का शेयर खरीदेगा वो कंपनी का क्या कहलाता है? शेयर होल्डर कहलाता है। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो जो भी कंपनी का शेयर खरीदेगा वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा, और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं? कंपनी के ऑनर्स कहलाते हैं। तो कंपनी के ऑनर्स कहलाते हैं। अब हर जो ऑनर है डेफिनेटली बेटा, अब फॉर एग्जांपल मैंने पेप्सी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, मैं पेप्सी कंपनी का ऑनर हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठ के आपको लेक्चर दे रहा हूँ। मुझे तो नहीं ना पता इस वक्त पेप्सी कंपनी में क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता इस वक्त पेप्सी कंपनी में अब वो लोग क्या करने जा रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन पेप्सी कंपनी को रन कौन कर रहा है? पेप्सी कंपनी में कर कौन रहा है? उसको मैनेज कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कहाँ से आती है? मैनेजमेंट। इसको हम बोलते हैं बीओडीज, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बीओडीज कहाँ से आते हैं? ये बीओडीज बेटा हम सिलेक्ट करते हैं, हम वोट डालते हैं और बीओडी सिलेक्ट कर लेते हैं कंपनी के लिए। फिर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये पूरी कंपनी को रन करते हैं। पूरी कंपनी के अंदर फाइनेंस मैनेजर कौन होगा, मार्केटिंग कौन होगा, छोटा अमला कौन होगा, हर एक काम इन लोगों ने करना है। ये मैनेजर है और हम मालिक हैं। जिस जिस बंदे ने कंपनी का शेयर खरीदा है वो कंपनी का मालिक कहलाता है। तो बेटा शेयर होता क्या है, थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे आप लोग? क्या होता है शेयर? थोड़ा सा इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लें ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट में यहीं पे क्लियर कर दूं। क्या होता है शेयर? जरा आपने बिजनेस फाइनेंस पढ़ा हुआ है। व्हाट इज शेयर? अगर मैं कहूँ शेयर को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? एनी वन ऑफ यू बेटा, व्हाट इज शेयर? सर सर, पार्ट कंपनी पोर्शन होता है। कैपिटल जनरेट करने के लिए। जी जी सही है। कैपिटल जनरेट करने के लिए क्या?
वो जो पब्लिक को शेयर ऑफर करती है, ठीक है ओके सर, वो शेयर होते हैं सर, ये पब्लिक मैं आपको को बताता ऑफर हूँ किए बेटा, जाते बेसिकली हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। जब भी बेटा कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है, कुछ पेपर इशू करती है। उस पेपर को हम, हर पेपर को हम शेयर का नाम नहीं दे सकते। उस पेपर को बेटा हम बेसिकली बोलते हैं सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी आती है आपके पास, वो कहती है, चले मैं इसको आसान अल्फाज में आपको लिखाता हूं। आप एक बैंक के पास जाते हैं, बैंक से कहते हैं मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो क्या बैंक आपको 10 लाख का लोन दे देगा मुंह उठा के? नहीं, वो आपसे क्या मांगेगा, वो आपसे सिक्योरिटी मांगेगा। सिक्योरिटी किस फॉर्म में मांगेगा, वो कहेगा या तो कि प्रॉपर्टी प्लेज करवाओ, या घर प्लेज करवाओ, या सोना प्लेज करवाओ। वो चीज प्लेज करवाओ तो मैं आपको लोन दे देता हूँ। इसी तरह एक कंपनी आपके पास आती है, वो कहती है कि मैंने 10 लाख इकट्ठा करना आप लोगों से, तो क्या बेटा आप उसको 10 लाख पैसे दे दोगे, जितने वो मांगेगी आप उसको दे दोगे? नो, आप उसके बदले उससे सिक्योरिटी मांगोगे। अब कंपनी बेटा आपको गोल्ड तो प्लेज नहीं करके देगी, कंपनी एक पेपर इशू करेगी, उसके ऊपर कंपनी की स्टैंप होगी, वो लीगल पेपर होगा, वो चैलेंजेबल पेपर होगा, किसी भी कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, उस पेपर का नाम शेयर भी हो सकता है, उस पेपर का नाम बॉन्ड भी हो सकता है, उस पेपर का नाम टी बिल भी हो सकता है, कमर्शियल पेपर, बैंकर एक्सेप्टेंस, हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स आर देयर इन द मार्केट। एक सेकंड में जरा होल्ड कीजिएगा। ओके बेटा, अच्छा अब होगा ये कि बेटा आपको पता है कि आपकी जो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग होती है वो तकरीबन 30 to 35 मिनट्स की होती है। उसके बाद ये लिंक जो है वो बंद हो जाता है। तो जैसे ये लिंक अभी बंद होगा, थोड़ी देर में 5-6 मिनट रह गए हैं, तो आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे इसी लिंक के साथ। ठीक हो गया? इसी लिंक में आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, देन फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि हम किस किस तरह से क्लास लेंगे। अभी फिलहाल मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो जैसे ये लिंक बंद होगा दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि कंपनी आपके पास पैसे लेने के लिए आती है, तो बेटा आप उससे क्या मांगोगे, आप उससे सिक्योरिटी मांगोगे। अब कंपनी जो है वो सिक्योरिटी आपको बेटा इस फॉर्म में तो नहीं देगी कि क्या मेरे पास गोल्ड प्लेज करवा दो, आप मेरे पास सोना प्लेज करवा दो। कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपको एक पेपर इशू करेगी। मैंने बोला उस पेपर का कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन अगर उस पेपर का नाम शेयर है तो आप शेयर होल्डर कहलाएंगे। तो बेटा शेयर सिर्फ एक ऐसा पेपर है, शेयर सिर्फ बेटा एक ऐसा पेपर है जो आपको ऑनरशिप देता है। इसके अलावा आप मार्केट में से कोई भी पेपर उठा लें, बॉन्ड उठा लें, टी बिल्स उठा लें, कमर्शियल पेपर उठा लें, बैंकर एक्सेप्टेंस उठा लें, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, लेकिन आप ऑनर नहीं कहलाएंगे। सिर्फ शेयर एक ऐसा पेपर है जिसके ऊपर आपको ऑनरशिप मिलेगी। इसके अलावा कोई भी पेपर आप उठाएंगे वो सिक्योरिटीज ही कहलाएंगे। सारे पेपर सिक्योरिटीज ही होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि शेयर जो है वो आपको डिविडेंड देता है, यानी प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट शेयरिंग होती है। बाकी पेपर्स के ऊपर क्या मिलता है, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। सो दैट्स व्हाई जो शेयर्स होते हैं वो आपको ऑनरशिप देते हैं, और सिर्फ शेयर होल्डर्स ही ऐसे होते हैं जो कंपनी के बीओडीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पेप्सी कंपनी का बॉन्ड खरीदा है तो आप वोट नहीं डाल सकते, अगर आपने पेप्सी कंपनी का टी बिल खरीदा है तो आप वोट नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आपने पेप्सी कंपनी का शेयर्स खरीदा है तो आप वोट डाल सकते हैं। तो कंपनी का बेटा मेजर डिफरेंस ये होता है कि कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो सेपरेट होती है, और जो ओनरशिप होती है वो सेपरेट होती है। जिस तरह मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों ने अभी वोट डाले, हम लोगों ने वोट डाल के एमएनए एमपीएस को सिलेक्ट किया, वजीर आजम सदर बन गया। अब वो जो मुल्क, हम क्या है, हम इस मुल्क के ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के। अब मैनेजमेंट क्या है, आपके एमएनए एमपीएस, और जितना अच्छा वो मुल्क को चलाएंगे
अल्टीमेट फायदा किसको होगा? हमें फायदा होगा, हमें फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन अगर वो मुल्क को सही तरह से नहीं चलाएंगे तो नुकसान किसको होगा? अल्टीमेटली नुकसान हम ही को होगा। इसीलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये जितना अच्छा कंपनी को चलाएंगे उसका फायदा किसको होगा? शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। अगर वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, अगर वो कम प्रॉफिट कमाएंगे तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कम मिलेगा। सो दैट्स वाई जितनी अच्छी आपकी कंपनी की मैनेजमेंट होगी, आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो फिर किसी भी कंपनी का बेटा जो मेन गोल होता है, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, प्रॉफिट तो होता ही होता है। आजकल एक नई टर्म चल रही है, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। अच्छा, अब शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि आपने एक शेयर खरीदा, वो शेयर बेटा आपको कैसे कमा के देगा? एक तो बेटा उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, एक तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा, नंबर 1। दूसरी चीज बेटा शेयर्स के ऊपर जो आपको मिलती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या होता है कैपिटल गेन? एनी आइडिया? अगर किसी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर आपको दो तरह से कमा के देगा। एक तो बेटा उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा, एंड सेकंड उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? कैपिटल गेन। क्या होता है कैपिटल गेन? नो आइडिया? बैठे हैं कि सो गए सारे? सर बैठे हुए हैं, कैपिटल गेन का नहीं पता। कैपिटल गेन बेटा मैं बताता हूँ जी, मैं बता देता हूँ। कैपिटल गेन बेसिकली ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा मार्केट से, कुछ दिनों के बाद उसकी जो प्राइसेस है वो 15 या 20 रुपए हो गई। अब 10 रुपए का खरीद के आपने 20 या 25 रुपए का बेच दिया, तो वो जो 10 या 15 रुपए का डिफरेंस होगा वो कैपिटल गेन है। यानी कम प्राइस पे चीज खरीद के ज्यादा प्राइस पे जो आपने उसको सेल आउट किया, तो वो जो डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस होगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। लॉस भी हो सकता है कि आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, कुछ अर्से बाद उसकी प्राइस 2 रुपए रह गई, तो 8 रुपए का आपको नुकसान हो गया। लेकिन क्योंकि मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली तो कैपिटल गेन। अब देखें, जितनी अच्छी तरह से बेटा ये मैनेजमेंट जो है ये कंपनी को चलाएगी, तो क्या होगा? कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा। जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? हमें ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, नंबर 1। जितना कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होगा उतनी कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी। जब रेपुटेशन बढ़ेगी तो हर बंदा चाहेगा कि हम इस कंपनी के शेयर्स खरीदें। तो क्या होगा? कंपनी के शेयर्स की डिमांड में इजाफा होगा, और जब शेयर्स की डिमांड में इजाफा होगा तो वो शेयर जो पहले 10 रुपए का था, मे भी फिर 12, 14, 15, 16, 18, 20 इस तरह की प्राइसेस क्या होना शुरू हो जाए? इंक्रीज होना शुरू हो जाए। तो किसी भी कंपनी का बेटा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, जो मैंने ऊपर लिखा है। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है? एक में मैंने बोला डिविडेंड की फॉर्म में, और दूसरा मैंने बोला कैपिटल गेन की फॉर्म। डिविडेंड का तो आइडिया है ना बेटा आप लोगों को, कैपिटल गेन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कि डिविडेंड भी एक्सप्लेन कर दूं? नो सर, वो पता है। डिविडेंड बेसिकली होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं एग्जांपल देता हूँ, मार्केट में टोटल जो शेयर्स हैं वो 10,000 हैं, 10,000 पेपर मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 10 रुपीज डिवाइड कर दिया मैंने। 1 लाख का प्रॉफिट है, 10,000 शेयर मार्केट में अवेलेबल है, पेपर जो मार्केट में घूम रहे हैं, तो 10 रुपए पर शेयर आ गया। इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 शेयर हैं पेप्सी कंपनी के, तो मुझे 50 रुपए मिल जाएंगे डिविडेंड के। किसी के पास 100 शेयर है, उसको 1000 रुपया मिल जाएगा डिविडेंड का। जिसके पास 2000 शेयर है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, एंड सो ऑन। इस तरह ही 1 लाख रुपया सभी शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स। जिसके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसके मुताबिक उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये बेटा जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना डिविडेंड मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनी कंफ्यूजन? तीनों बेटा तीनों डेफिनेशन में, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में, एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलें, ये वीडियो एंड हो रही है, मुझे दोबारा यहीं से ज्वाइन करेंगे दोबारा, फिर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है?